हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं सीए देवांश शर्मा आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए, हम सीए फाइनल न्यू सिलेबस में डीटी में इंटरनेशनल टैक्सेशन के साथ जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसके अंडर जितनी भी इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं वो सब कवर करने वाले हैं। हर चैप्टर का कवर करेंगे। कोई कम वेटेज का चैप्टर नहीं मानेंगे, किसी को ज़्यादा वेटेज का चैप्टर नहीं मानेंगे। और हमारा मेन पर्पस और मेन मोटिव क्या है, इन एग्जांपल्स को, इलस्ट्रेशंस को और क्वेश्चंस को कवर करने का। हमारा मेन मोटिव है कि हम जो भी आंसर्स आएंगे क्वेश्चंस के बदले एग्ज़ाम में, तो उनका हम क्या करने वाले, उनका हम श्योर शॉर्ट एकदम करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्वेश्चंस और आंसर करके ये मिलने वाला है कि हमें क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका क्या आंसर होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, कई बार हम लंबे लंबे आंसर्स लिख देते हैं लेकिन उसमें आधा सही होता है, आधा गलत होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये पूरा आइडिया नहीं रह पाता कि हमें कंटेंट क्या डिलीवर करना है सही। तो दोस्तों, तो हम यही चाहते हैं कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, ठीक है, पढ़ तो हम सब लेते हैं, पूरा का पूरा हमें हर कॉन्सेप्ट आता है, हर चीज़ें आती हैं, मल्टीपल रिविजन्स कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है हमारी आंसर्स लिखने की तो हम एकदम एक्यूरेसी के साथ आंसर्स नहीं लिख पाते हैं। कहीं ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो हम कोई दूसरी एजम्पशंस लेते हैं, दूसरा सेक्शन लगा देते हैं, भला भला बहुत सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और हमारा आंसर तो लेंथी हो जाता है लेकिन उसमें क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। टू द पॉइंट जो हमारा आंसर होना चाहिए वो उसमें नहीं रह पाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि आप जब भी अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लें रिवीजन करके, तो क्वेश्चंस आंसर्स आप ज़रूर सोल्व करें। और ये जो मैं रिवीजन वाली वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम केवल क्वेश्चन और आंसर ही करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आंसर्स में एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप खुद ये चीज़ फील कर सकते हैं। और हम सारे के सारे डीटी के टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस रहने वाले हैं। डीटी के बाद जो आईडीटी की जो सीरीज़ है हम वो भी चालू करेंगे, बट पहला हमारा मेन मोटिव रहने वाला है कि हमें डीटी कवर करना है कम से कम टाइम के अंदर। तो दोस्तों, ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी आपका मन हो, पढ़ने का मन नहीं है, थक गए हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस को जा रहे हैं, रास्ते में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, गाड़ी में, तो और कुछ नहीं कर सकते आप, ये वाली वीडियो लगाइए और देखना चालू करिए। एटलीस्ट आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ट्रेवलिंग टाइम बहुत बचेगा आपका। ठीक है, हम बचना इसलिए बोलेंगे क्योंकि उस टाइम पे आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका ट्रैवल कंप्लीट हो गया और आप एक अच्छी खासी अपने एग्ज़ाम की रेस में बने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, खाली डेली आना जाना ही रहता है तो बेटर है कि कान में ईयरफोन लगाइए और चालू हो जाइए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर डीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहला चैप्टर हम इसलिए करें कि हम कोई भी शॉर्टकट नहीं मारने वाले, हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। इसमें पहला एग्जांपल आएगा हमारा कि डाइवर्जन ऑफ इनकम है या एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, वो वाला। ठीक है, हम वो दोस्तों कवर करते हैं। ठीक है, आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आता है हमारा पेज नंबर 23 पर आईसीआई का स्टडी मैट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये बताता है हमें क्या समझाता है। ये बताता है कि मिस्टर ए इज लाइबल टू पे 10,000 पर मंथ टू हिज वाइफ, एक्स वाइफ मिस बी। ठीक है, एज अ एलमनी। तो तलाक के बाद जो अमाउंट पे करना होता है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो उसको 10,000 मंथली पे करना है अपनी वाइफ को, मिस्टर ए को। उसकी वाइफ कौन है? मिस बी है। ठीक है, मिस्टर ए ABC प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता है और अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में बोल देता है कि जो मेरी सैलरी जितनी भी बने उसमें से 10,000 पर मंथ आप डायरेक्टली उसकी वाइफ के अकाउंट में भेज दिया करें, यानी मिसेस बी के अकाउंट में डायरेक्टली रिमिट कर दिया करें। ठीक है, और बाकी की जो सैलरी बचेगी वो क्या करें, वो मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो ये वाला जो हमारा केस है, इसमें जो 10,000 रुपये पर मंथ वो पे कर रहा है मिस्टर ए, किसको? अपनी एक्स वाइफ को, मिसेस बी को। ठीक है, तो उसको हम मानेंगे कि
वो उसकी मिस्टर किसकी इनकम है, मिस्टर ए की इनकम है, और उसकी जो वाइफ है उसकी वाइफ का कोई भी ओवर राइडिंग एंटाइटलमेंट उस इनकम के ऊपर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, ओवर राइडिंग एंटाइटलमेंट नहीं है उस सैलरी इनकम पे, क्योंकि सैलरी इनकम किसकी है, वो मिस्टर ए की है। वो तो कोर्ट ऑब्लिगेशन की वजह से उसको 10,000 पे करना पड़ रहा है अपनी वाइफ को, तो वो खुद अपने अकाउंट से पे ना करके डायरेक्टली बोल देता है अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में कि डायरेक्टली मेरी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो हम इस केस में बोलेंगे कि जो मिस्टर ए है वो अपनी इनकम को अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली अपनी ओब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के लिए। यानी ओब्लिगेशन किसकी है, मिस्टर ए की है, और वो उसके लिए अपनी इनकम को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये वाली जो इनकम होगी मिस्टर ए की इनकम में इंक्लूड होगी, मिस्टर ए की इनकम में जुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक अरेंजमेंट है कि उसको 10,000 पे करने ही करने हैं मिसेस बी को, तो इसकी वजह से वो हम डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है, स्टिल ये वाला केस हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा केस रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दिस इज़ नॉट ए डाइवर्जन ऑफ इनकम। आप दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होगी आपको क्या करना है, अपना आपको 10 मिनट निकालनी है, ये स्टडी मैट निकालना है, और ये एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को अपने आप गो थ्रू एक बार करना है, तो आपको फिर रिवीजन की जरूरत आगे पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, आपका विदिन मिनट्स आपका एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाया करेगा, 5 मिनट में हो गया, 7 मिनट में हो गया, लाइक दिस, तो आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हमारा जो एग्जाम्पल है डाइवर्जन ऑफ इनकम वाला, ये बताता है कि देखिए एक मैसर्स ABC एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 लोग पार्टनर हैं, मिस्टर ए और उसके 2 बेटे मिस्टर बी और मिस्टर सी। ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा गया है कि आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर ए, यानी जब फादर की डेथ हो जाएगी तो मिस्टर बी और सी जो है पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसका 20% हिस्सा जो होगा वो दिया जाएगा मिसिस डी को, यानी किसको, वाइफ ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, तो होता क्या है इस केस में फिर कि जब डेथ हो जाएगी मिस्टर ए की, जो फर्म का 20% प्रॉफिट होगा वो मिसिस डी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा एट द सोर्स, क्योंकि चार्ज क्रिएट कर दिया गया है एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये वाली जो इनकम है 20% जो भी इनकम होगी, 20% जो प्रॉफिट होगा फर्म का, वो फर्म के पास पहुंच ही नहीं रही है, वो पहले से ही डाइवर्ट हो रही है कि जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 80% फर्म का रहेगा, 20% चला जाएगा फर्म के पास से। ठीक है, चाहे ये इनकम जो है बेशक फर्म ने रिसीव करी है, लेकिन ये देनी पड़ेगी किसको, मिसिस डी को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि एज पर एग्रीमेंट क्या है कि जो मिसिस बी हैं उनके पास बेटर टाइटल है, ठीक है, इनकम का, एज़ कम्पेयर टू ये हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, फर्म ने बेशक ये अमाउंट रिसीव करा है, लेकिन ये किसके बिहाफ पे रिसीव माना जाएगा, ये माना जाएगा कि मिसिस डी के बिहाफ पे ही उसने रिसीव किया है। ठीक है, और मिसिस डी के पास ओवर राइडिंग टाइटल है। तो जब मिस्टर डी अमाउंट जो है, जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी और जो मिसिस डी को यानी वाइफ को जो अमाउंट पे करा जाएगा, वो जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ABC की। ठीक है, तो ये वाली जो इनकम है जो हमने 20% जो डाइवर्ट करा है वो हम ऐड नहीं करेंगे पार्टनरशिप फर्म में के प्रॉफिट में। ठीक है, तो यानी पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट हम मान के चलेंगे टोटली 80% लेके चलेंगे, 100% वाला हम नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी एट द सोर्स ही डाइवर्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी ख़त्म हो जाता है डाइवर्जन ऑफ इनकम के ऊपर जो था। माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरा चैप्टर टेकअप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी जरा सी भी क्वेरी है या आप कुछ एडिशनल चीज़ चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर हम आपके लिए आसान भाषा में वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू माय डियर। अब आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नया एग्जाम्पल है ये हमें बताना है कि प्रीवियस ईयर डिटरमाइन करनी है, कब से कब तक प्रीवियस ईयर होगी। ठीक
ठीक है। तो इसमें बताया गया कि मिस्टर ए हैं, वो रन कर रहे हैं एक बिजनेस फ्रॉम 1993, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन करना है प्रीवियस ईयर कौन सी होगी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो जाहिर सी बात है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होने वाली है हमारी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं इसका। तो ये एग्जाम्पल है हमारा पेज नंबर 1.31 पे, ठीक है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए इसमें इस चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप हिज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 2023। अब इसमें हमें डिटरमाइन करना प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर हमारी कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोफेशन ही सेटअप किया है 1 जुलाई 2023 से। तो इनकी जो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगी 1 जुलाई 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें पता होना, एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे आपको ये तो पता चली गया कि जो असेसमेंट ईयर है उसमें प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स करते हैं, बट कई बार क्या होता है कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई हो सकता है कि हमारा रिवेन्यू लॉस हो जाएगा, बंदा टैक्स पे नहीं करेगा असेसमेंट ईयर में, तो कुछ केसेस में एक्सेप्शंस के बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर होती है उसी में टैक्स ले लिया जाता है बंदे से, ठीक है। जैसे अगर शिपिंग बिजनेस है किसी नॉन रेसिडेंट का, उस केस में, ठीक है। दूसरा हमारा कोई पर्सन इंडिया को लीव कर रहा है, ठीक है, और इंटेंशन ऐसे कि शायद वो वापस नहीं आएगा, तो इन केसेस में जो असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं भरते हैं प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पूरा ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, देखिए सपोज करिए कि मिस्टर एक्स है, वो इंडिया को लीव कर रहे हैं यूएसए के लिए 10 जून 2023 में, और ऐसा अपीयर होता है असेसिंग ऑफिसर को कि मिस्टर एक्स की कोई इंटेंशन नहीं है वापस इंडिया लौटने की। तो बिफोर लिविंग इंडिया मिस्टर एक्स में बी आस्क टू पे टैक्स ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। तो क्योंकि होगा क्या, जो भी उन्होंने मिस्टर एक्स ने इनकम कमाई होगी प्रीवियस ईयर 22-23 में, ठीक है, तो वो सारी की सारी इनकम और साथ ही जो उन्होंने करंट प्रीवियस ईयर में यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 10 जून 2023 तक जब वो इंडिया को लीव कर रहा है उस तक कोई इनकम कमाई है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर उसका असेसमेंट करके इनकम टैक्स डिपॉजिट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कवर होते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम जो है असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल ना होके प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर एक एक्सेप्शन आती है एओपी बीओआई या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि हमने क्रिएट किया है किसी पर्पस या कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए, ठीक है। उस केस में भी क्या होगा, जो अर्निंग की ईयर है यानी प्रीवियस ईयर है उसी में असेसमेंट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए एक एग्जांपल दिया है, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। रेड फ्लैग एक एओपी है जो कि 14 नवंबर 2023 को बनी है। किसने किसने बनाई है, एक्स एंड वाई ने। मेन पर्पस क्या था उसका, उसका मेन पर्पस था उसको ऑर्गेनाइज करना था एक म्यूजिकल कंसर्ट, ठीक है, ब्रिटिश बैंड का। उस बैंड का नाम है म्यूजिक जोन। तो वो कॉन्सर्ट कब होना था, 14 जून 2024 को होना चाहिए था, ठीक है। और हमारी एओपी बनी कब है, 14 नवंबर 2023 को। तो जाहिर सी बात है कि और जब ये कंसर्ट हो जाएगा उसके बाद जो है एओपी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट कर सकते हैं जो इनकम इन्होंने अर्न करी है जब से एओपी फॉर्म हुई है, यानी 14 नवंबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। और जब ये कंसर्ट उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2024 से लेके 14/6/2024 तक, यानी जब तक बैंड था, एओपी जब तक एग्जिस्ट कर रही थी, जब तक म्यूजिक कंसर्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या एओपी डिसॉल्व हो गई है 14/6/2024 के बाद से। तो क्या होगा,
इसका असेसमेंट कर देंगे असेसमेंट ईयर 2024 और 25 में ही। ठीक है, दोनों का असेसमेंट कब कर देंगे, 24 में और 25 में ही। यानी जो 14 जून 2024 को जो इनकम अर्न करी है उसको असेसमेंट ईयर जो है 25 और 26 में लेके नहीं जाएंगे, 24 और 25 में ही इसका असेसमेंट कर देंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं एक और क्लासिक एग्जाम्पल की तरफ। देखिए देखिए असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि मिस्टर एक्स ने डिफ़ॉल्ट करा है किसी बैंक का, और वो अपनी लग्जरी कार को 2 अक्टूबर 2023 को बेच रहा है और इनकम टैक्स की पेमेंट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर क्या है, असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा मिस्टर एक्स के अगेंस्ट। एसेस ये प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 2023 से लेके 2 अक्टूबर 2023 तक की, और वो सेम ही इसी ईयर में यानी 23-24 में ही उसका असेसमेंट कर देगा, उसी को असेसमेंट ईयर बना देगा, प्रीवियस ईयर को ही। अदरवाइज़ तो देखा जाए तो कब होना चाहिए था, ये इसका असेसमेंट होना चाहिए था असेसमेंट ईयर 2024 और 25 में, लेकिन अब असेसमेंट ईयर मानी जाएगी इसकी 2023 और 24। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक एक्सेप्शन और भी है, अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो जाते हैं तो उस केस में भी असेसमेंट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेशन कर सकती है इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, एओ जैसे एग्जांपल देखते हैं कि एओ ने कोई इन्फॉर्मेशन मिली असेसमेंट करते टाइम एक्सपायर लिमिटेड का कि उनके ऑपरेशन जो हैं डिसकंटिन्यू हो जाएंगे 31 मई 2023 से। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, तो उसकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि वो करे ना करे। तो जो इनकम की, जो कंपनी की जो टैक्सेबल इनकम है 1/4/23 से लेके 31 मई 2023 तक की, वो उसका असेसमेंट जो कर देगा सेम ही ईयर में कर देगा। यानी कौन सी में कर देगा, जो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर जो अप्रैल 23 से लेके मई 23 तक ही कर देगा। ठीक है, इसको असेसमेंट ईयर 23-24 में करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी 24-25 में करने की जरूरत नहीं है, 23-24 में ही कर देगा। ठीक है, इट मे बी नोटेड डेट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर 23-24 की जो इनकम है वो भी टैक्स कर देगा इसी ईयर में, असेसमेंटरी बना देगा इसको। ठीक है, तो हाउएवर ये इसमें पहले भी लिखा हुआ है कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है सेक्शन 176 के अंडर, कि वो असेसमेंट ईयर सेम प्रीवियस ईयर में करना चाहता है असेसमेंट या नहीं करना चाहता। अगर वो चाहे तो वेट भी कर सकता है कि 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 23 का वो चाहेगा असेसमेंट ईयर असेसमेंट, तो वो असेसमेंट ईयर 24 और 25 में कर सकता है असेस। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ को, नेक्स्ट स्टेशन की तरफ को। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है, अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है, कुछ मिलता है। ठीक है, देखिए अगर इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ कि एचईसी के पास से 300 ग्राम सोना मिला है जिसकी मार्केट वैल्यू 25,000 है। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। लेकिन एसएससी के पास क्या है, रिकॉर्ड है कि उसने 15,000 रुपये खर्च किए इस सोने को खरीदने के लिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू 25,000 है, लेकिन 15,000 रुपये इसने खर्च किए थे इसको एक्वायर करने के लिए। तो अब इस केस में होगा क्या, जो ए है वो 25,000 ऐड नहीं कर सकता एसएससी की इनकम में, केवल वो क्या कर पाएगा, वो डिफरेंस जो मार्केट वैल्यू का और एक्विजिशन कॉस्ट यानी 15,000, इनका जो डिफरेंस है 10,000 रुपये, केवल वही एसएससी की इनकम में ऐड कर सकता है। कब ऐड कर सकता है, जब एसएससी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर या एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है उस केस में। ठीक है, तो कितना ऐड कर सकता है वो, केवल केवल 10,000। ठीक है, हाँ अगर सपोज करिए कि उसके पास ये होता कि कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है, 25,000 मार्केट वैल्यू का, उसके पास 300 ग्राम सोना मिला, तो उस केस में पूरा 25,000 ही वो एओ ऐड कर सकता था। ठीक है, अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एसएससी। बट यहाँ पे क्या है, 15,000 रुपये का तो रिकॉर्ड है कि भाई यहाँ भी एक्विजिशन कॉस्ट इसको एक्वायर करने की थी 15,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ को। देखिए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हो गई हैं चैप्टर 1 की। देखिए इलस्ट्रेशन कहती है पहली कि मिस्टर अर्जुन जिनकी टोटल इनकम 16 लाख रुपए है प्रीवियस ईयर 23-24 में, यानी असेसमेंट ईयर इसकी कौन सी होगी, 24-25 होगी। ठीक है, तो उसकी इनकम कैसे है, उसकी इनकम का सोर्स क्या है, उसकी इनकम का सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, 16 लाख की इनकम है, इसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है। तो हमें उसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है।
ठीक है। तो 3 के सिनेरियो दिए हुए हैं, अगर उसकी एज 52 है, 64 है या 83 है, ठीक है। और इसके साथ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, एजम्पशन भी दी हुई है कि मिस्टर अर्जुन हैज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट या ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सा है हमारा, जो न्यू टैक्स रिजीम हुआ ऑप्ट नहीं कर रहा है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं न्यू रिजीम को, ठीक है। तो वो न्यू रिजीम को ऑप्ट आउट का, यानी वो ओल्ड रिजीम में आ रहा है। तो अब बताइए इसका हमें क्या करना है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर एज 52 है मिस्टर अर्जुन की, तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। देखिए फर्स्ट 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 से 5 पे 5% टैक्स लगेगा, यानी 2.5 लाख रुपये पे 5%, 12,500 रुपये टैक्स बैठता है। उसके बाद अगले 5 लाख पे, यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख पे 20% टैक्स लगेगा, तो 1 लाख रुपये टैक्स ये हो गया। उसका जो बैलेंस बचा हुआ है हमारा, यानी 16 लाख में से 10 लाख, उस पर 30% टैक्स लगेगा, 1,80,000, ठीक है। अब देखिए इसमें रिबेट नहीं मिलेगी 87A की, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा इनकम है, ठीक है दोस्तों। अब इस पे एजुकेशन सेस लगा देंगे, हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, तो इसका जो टोटल टैक्स बैठेगा 3,04,200 बैठेगा, अगर एज 52 है तो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सिनेरियो में, अगर उनकी एज हमारी हो जाती है 64, यानी अब ये सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। तो आपको तो पता ही है सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो देखिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक का 5% टैक्स देना है, ठीक है। यानी कितने पे, 2 लाख रुपये पे 10,000 टैक्स बैठेगा। उसके बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट 5 लाख की। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% टैक्स लगेगा, वो कितना है, वो फिर 1 लाख टैक्स बैठेगा। और जो बैलेंस है हमारा 6 लाख, इस पे 1,80,000 रुपये टैक्स बैठेगा 30% के हिसाब से। और एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दो 4% टैक्स के ऊपर, तो 3,01,600 पूरा टैक्स लाइबिलिटी बैठेगी। इसमें भी उन्हें रिबेट नहीं मिलेगी 87A की माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है। आगे आइए, अगर ये सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी एज इनकी 83 है आज उनकी, तो क्या होगा, आपको पता ही है कि सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना होता है, ठीक है। अगले 5 पे 20% टैक्स लगा देंगे, और उसके आगे बैलेंस जो 6 लाख है, तो उस पर टैक्स लगाएंगे हम 30%, और 1,80,000 टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स बैठेगा 2,80,000। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे 4% के हिसाब से, तो 11,200 आएगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है सुपर सीनियर सिटीजन की 83 ईयर्स वाले बंदे की 2,91,200 बैठेगी, ठीक है दोस्तों। आपने अलग अलग सिनेरियोज करके देख लिए स्लैब रेट से कितना टैक्स किस पे कैसे बैठ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए मेरे दोस्तों, पेज नंबर 1.43 पे बहुत ही क्लासिक एग्जांपल दिए हुए हैं, हमें सरचार्ज कैसे लगाना है। जनरली हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम सरचार्ज को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसी की वजह से आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सरचार्ज के एग्जांपल दिए हुए हैं कि देखिए सरचार्ज हमारा 10% लगता है उस केस में अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम, चाहे डिविडेंड से हो, कैपिटल गेन हो, या कुछ भी इनकम हो, वो हमारी 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है, तो उस पर 10% सरचार्ज लगता है नहीं, किसके ऊपर लगता है, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये टैक्स के ऊपर लगता है। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई इनकम में क्या क्या कंपोनेंट है। डिविडेंड है 15 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 11,888 का 15 लाख का, 30 लाख हो गए। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 का 25 लाख, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का 20 लाख, और अदर इनकम है 25 लाख। तो देखिए टोटल हम करेंगे तो कितना बैठेगा, 1 करोड़ बैठेगा। कैसे, 15-15 30, 25-25 50 और 20, ठीक है, पूरा 1 करोड़ बैठा है, यानी 100 लैक्स। तो इस पर सरचार्ज कितना लगेगा, हमारा पूरा 10% सरचार्ज लगेगा ऑन द इनकम टैक्स, जो हम कंप्यूट करेंगे 1 करोड़ की इनकम पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दोबारा दिया हुआ है कि देखिए अगर टोटल इनकम हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है, तो उस पर 15% हम क्या लगाते हैं, सरचार्ज। कितना परसेंट, 15% सरचार्ज बढ़ा दें, ठीक है। देखिए तो टोटल कितना बैठ रहा है इसका इनकम का, डिविडेंड 10 लाख हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 35 लाख हो गया, 45 हो गए,
उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का 35 लाख हो गया और अदर इनकम हो गई इसकी 55 लाख। ठीक है, तो टोटल इसकी जो इनकम हो गई है वो हो गई है 1.85 करोड़ की। कितने की? 1.85 करोड़ की। तो 1 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 2 करोड़ है इसकी टोटल इनकम। तो जो भी टैक्स हमारा कैलकुलेट होगा 1.85 करोड़ पे, उस पर हम 15% सरचार्ज चार्ज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एज पर दिस एग्जाम्पल। फिर अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिक एग्जाम्पल है सरचार्ज का। बहुत बहुत केयरफुली इसको देखना कि देखिए, अगर किसी बंदे की टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ को, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, चार्जेबल अंडर सेक्शन 1111A, 112 एंड 112A। ठीक है, ध्यान से इन तीनों इनकम को छोड़ के, डिविडेंड को, कैपिटल गेन, इन तीनों सेक्शंस में। ठीक है, तो अगर इनकम एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ को, तो उसमें 25% सरचार्ज है। कितने परसेंट सरचार्ज है? 25%। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि जो अगर इस केस में जो सरचार्ज का रेट है बाकी इनकम पे, ये 15% होगा। ठीक है, देखिए अब कैसे है। इसकी टोटल इनकम कितनी है? डिविडेंड इनकम 51 लाख की है, लगा दो 15%। 44 लाख की STCG है, लगा दो 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है 42%, 15% लगाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है 55 लाख है, तो इस पे लगा दो कितनी कितनी लगाएंगे? 15%, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन चार्जेबल, तो इनको छोड़ के इन पे तो 15% लगाना है। ठीक है, अदर इनकम है 6 करोड़ की। अब देखो 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो रही है, तो 6 करोड़ की जो इनकम है बची हुई, उस पर हम लगाएंगे 25% सरचार्ज। ठीक है दोस्तों, सरचार्ज 25% will be applied on the income tax computed on the other income 6 करोड़ इंक्लूडिंग टोटल इनकम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड और कैपिटल गेन वगैरह ये मोर देन 2 करोड़ है एंड केस नहीं कवर है ऊपर वाले ही उसमें, तो उसमें कितना लगेगा? जाहिर सी बात है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा है और ये वाले केसेस हैं डिविडेंड के, कैपिटल गेन के और ये वाले, तो जैसी बात है इन सब पे तो 15% ही लगाना है हमें। ठीक है, तो 15% लगा देंगे सीधा सीधा 2.77 करोड़ पे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे मेरे दोस्तों कि ये जो हमने अभी सरचार्ज लगाया है, ये हमने एज पर न्यू रिजीम लगाया है, यानी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के अंडर लगाया है, यानी अंडर सेक्शन 115BAC में अगर ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब न्यू रिजीम है, डिफ़ॉल्ट रिजीम में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि अगर ऑप्ट आउट कर देते हैं यानी ओल्ड रिजीम में आ जाते हैं, डिफ़ॉल्ट में नहीं रहते, उस केस में क्या होगा सरचार्ज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमारा पर्सन एक्सरसाइज करता है ऑप्ट आउट करना या शिफ्टिंग करना डिफ़ॉल्ट रिजीम से, यानी ओल्ड में आ जाता है। ठीक है, न्यू में नहीं है, डिफ़ॉल्ट में नहीं है, न्यू में आ जाता है। न्यू में नहीं है मतलब ओल्ड में आ जाता है नहीं। देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, 50 लाख से 1 करोड़ तक का अगर कोई है बंदे की टोटल इनकम है, चाहे वो डिविडेंड और कैपिटल गेन उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, है या नहीं है, 113A, 112 और 112A वाले, तो 10% सिंपल सरचार्ज लगा देंगे। ठीक है, परसेंट केस में आप देखिए कितनी बैटरी है, 50 लाख से ज़्यादा बैटरी है ना। डिविडेंड हो गया 10 लाख का, STCG 1AAA का हो गया 20 लाख का, LTCG 112A का 15 लाख का हो गया, LTCG 112A का 20 लाख हो गया और अदर इनकम हो गई 25 लाख, यानी टोटल हो गए इनके 90 लाख रुपए। तो इस पर सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा? जाहिर सी बात है 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से ज़्यादा है, तो लगा दो सीधा 10% सरचार्ज ऑन टैक्स। ठीक है, टैक्स कितने पे कैलकुलेट करेंगे हम? टोटल 90 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली, फिर उसके बाद सरचार्ज लगा देंगे 10% का। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। अब ये टोटल इनकम है हमारी, वो 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, यानी अप टू 2 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है, तो उसमें 15% हम सरचार्ज लगाएंगे। ठीक है, जितनी भी टोटल इनकम है, चाहे उसमें डिविडेंड 113A का STCG हो, 112 का LTCG हो या 112A का LTCG हो, और अदर इनकम वगैरह जो भी हो वो सारा लगा देंगे हम। कितना? तो इसमें लगा देंगे, इसमें टोटल इनकम बैटरी हमारी कितनी? 10 लाख डिविडेंड हो गया, 40 लाख STCG हो गया, LTCG 55 लाख हो गया, एक LTCG हो गया हमारा 35 लाख और अदर इनकम हो गई 50 लाख। तो टोटल इनकम हमारी बैठ गई 1 करोड़ 90 लाख। इस पे लगा दो सीधा सीधा 15% सरचार्ज।
ठीक है, क्यों? 1 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 2 करोड़ है नहीं। अब आ गया ये, इसमें क्या होता है, 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम है लेकिन 5 करोड़ से कम है। ये ओल्ड रिजीम की बात चल रही है। 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो 25% लगा दो। लेकिन लेकिन इसमें हमें एक्सक्लूड करना है 2 करोड़ से ज़्यादा वालों को। क्या क्या 3 चीज़ें एक्सक्लूड करनी है? क्या? 111A, 112 और 112A, और साथ ही डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम। ठीक है दोस्तों, ये 111A, 112A ये कैपिटल गेन वाली ही है हमारे। ठीक है, तो 25% लगाएंगे इन इनकम को छोड़ के। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है जैसे हमने पीछे दिया। तो देखिए इस बंदे की इनकम कितनी दिखा रहा है ये। इसमें इनकम जो आ रही है 2 करोड़ से ज़्यादा है, 51 लाख डिविडेंड हो गया, 44 लाख एस टी सी जी 111A का हो गया, एल टी सी जी 112A का 42 लाख हो गया, एल टी सी जी 112A का 55 लाख हो गया, तो कूद के 2 करोड़ को। ठीक है, और अदर इनकम 3 करोड़ की, तो जाहिर सी बात है अदर इनकम पे तो 25% लगा देंगे क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 5 करोड़ है। इसके अलावा बाकी जो हमारी इनकम है डिविडेंड, एस टी सी जी, एल टी सी जी जो स्पेसिफाइड है, इस पर हम लगा देंगे कितने परसेंट माय डियर फ्रेंड्स? 15%। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, सिंपल है कि 15% लगा देंगे इन पे, डिविडेंड पे, एस टी सी जी, एल टी सी जी ये, और 3% लगा देंगे, वो 25% लगा देंगे 3 करोड़ पे। ठीक है, अब आइए, तो इन दोनों, इनके एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो टैक्स है ना इन पे अलग अलग हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर उसी पे लगा देंगे सच चार्ज वेदर। अब अगला केस आया, अगर टोटल इनकम हमारी एक्सीड कर रही है 5 करोड़ को भी, तो भैया फिर सीधा 37% लगेगा सरचार्ज। बट इसमें यही 3 एक्सेप्शन हैं, डिविडेंड वाली और कैपिटल गेन वाली। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली, ये जो 2 एक्सेप्शंस हैं, हम कहेंगे कि डिविडेंड की और कैपिटल गेन वाली स्पेसिफाइड सेक्शन वाली, ये 2 एक्सेप्शंस हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो 37% लगेगा। बस 15% होने पे लगना ही है, ये हम पहले ही करके आ चुके हैं ये वाला एग्जाम्पल। तो इसमें आप कभी भी मात नहीं खाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये करने के बाद आपको दोबारा भी ये अपने हाथों से देख रहे हैं, कैलकुलेटर साथ लेके बैठना है। ठीक है दोस्तों, जब ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लास्ट है कि अगर टोटल इनकम बंदे की कितनी है भाई, 2 करोड़ है। ठीक है, और इसमें अदर इनकम है ही नहीं कोई, तो जाहिर सी बात है भाई अदर इनकम नहीं है, खाली डिविडेंड वाली ये इनकम है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो ठीक है, सिंपल सी बात है, 15% लगा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारी इलस्ट्रेशन 2 आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मिस्टर अर्पित हैं, उनकी टैक्स लाइबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। टोटल इनकम 51 लाख की है, जाहिर सी बात है 50 लाख से एक्सीड कर गई है। ठीक है, पर करीब 1 लाख चाहिए, इस वजह से मार्जिन रिलीफ का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसकी इनकम को एज्यूम करते हैं कि सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, अर्पित ने ऑप्शन एक्सरसाइज करा है कि वो शिफ्ट आउट कर रहा है 115 BAC, यानी वो ओल्ड रिजीम में करना चाह रहा है, वो डिफ़ॉल्ट रिजीम में नहीं कर रहा है, यानी न्यू रिजीम में ना करके ओल्ड रिजीम में अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाह रहा है, वो टैक्स पे करना चाह रहा है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले इसका टोटल जो 51 लाख की इनकम है इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 10 लाख पे 20%, 1 लाख, और उसके बाद 1 लाख से लेके 51 लाख तक, यानी जो 10 लाख से 51 लाख तक का, यानी इस पर 30% हो जाएगा, तो 5.5 लाख रुपये टैक्स हुआ। टोटल टैक्स बैठा 13,42,500। लेकिन क्योंकि इनकम 50 लाख से एक्सीड है और इंडिविजुअल है, तो 1 लाख, तो 10% इस पर सरचार्ज लगा देंगे, जो बैठेगा 1,34,250। ठीक है, सरचार्ज के साथ इसकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बैठेगी 14,76,750 बैठने वाली है मेरे दोस्तों। तो अब रिलीफ भी देनी है अब हमें इसको, क्योंकि भाई 1 लाख की वजह से इसको सरचार्ज देना पड़ रहा है ना, तो थोड़ी रिलीफ तो हम देंगे ना इसको। ठीक है, इस पर मार्जिन रिलीफ कॉन्सेप्ट्स आपने रिवाइज करा होगा। देखिए कैसे रिलीफ देते हैं भाई, टोटल 50 लाख की इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर इसको 50 लाख से ज़्यादा इनकम ना होती तो कितना टैक्स आता है इस पर, अगर 50 लाख इनकम होती है एग्जैक्ट।
ठीक है, तो फिर बच जाता ना सरचार्ज से, तो 50 लाख पे इसका निकाल लो। ठीक है, कितना बैठा देखिए, 12.5 लाख, 12,500 और 1 लाख और 12 लाख, तो 13,12,500 बैठा टैक्स। ठीक है, 50 लाख पे। और एक्सेस इनकम कितनी है इसकी, सरचार्ज जिसकी वजह से सरचार्ज लग रहा है इस पर 1 लाख। भी 50 लाख तक तो सरचार्ज है नहीं, लेकिन 50 लाख से ऊपर है सरचार्ज, तो 50 लाख से ऊपर कितनी इनकम है इसकी, 51 लाख इनकम है, तो 1 लाख रुपये एक्सेस हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे हम, टोटल इनकम 50 लाख प्लस एक्सेस ऑफ टोटल इनकम और 50 लाख। तो कितना बैठा हमारा, हमारा बैठा ये 14,12,500। कितना बैठा, 14,12,500। ठीक है, क्योंकि भाई टोटल इनकम ऐड कर देंगे ना उसमें हम, टोटल इनकम कंप्यूटर टोटल इनकम प्लस द एक्सेस ऑफ टोटल इनकम और 50 लाख, तो 1 लाख कर देंगे। ठीक है, तो टैक्स में हम इनकम ही ऐड कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना बैठेगा हमारा 14,12,500। ठीक है, बी और सी को ऐड कर देंगे सिंपली। उसके बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या बैठेगी, टैक्स लाइबिलिटी बैठेगी लोअर ऑफ जो हमने पहले विद सरचार्ज कैलकुलेट करा था 14,76,750, और जो अब हमने अब कैलकुलेट करा 14,12,500। ठीक है, ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी होगी, और इसके ऊपर सरचार्ज भी लगाएंगे क्योंकि भाई सरचार्ज तो लगाना मैंडेटरी है ना, तो अब इसके ऊपर हम सरचार्ज लगा देंगे, जो भी इसमें से कम होगा उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। तो जाहिर सी बात है 14,12,500 इस पर सेस लगा दो, तो हमारी टोटल जो आएगी 14,69,000 है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी है। रिलीफ कितने की मिली, रिलीफ मिली, अब हमें टोटल जमा कितना पड़ा 14,96,000। ठीक है, 14,12,500 माइनस ये हमने करा 14,12,500 और 14,76,750। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया कैलकुलेट मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी। अब आगे आते हैं, इलस्ट्रेशन एक और आ रही है। देखिए दोस्तों, अब हम कंप्यूट करते हैं इनकम ऑफ मिस्टर वीर जिनकी एज 51 है। ठीक है, एज 51 है। ठीक है, टोटल इनकम 1,01,00,000 है, असेसमेंट है 24-25 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम एक एजम्पशन नहीं है, एक्सेप्शन है, ये है कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट रिजीम एक्सेप्ट किया है। डिफ़ॉल्ट मीन्स न्यू रिजीम एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम उनकी वही है, सैलरी इनकम है, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम है, कोई भी एक इनकम मान के चलो। ठीक है, अब देखिए इनका कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसमें मार्जिन रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है। ठीक है, और न्यू रिजीम है। देखिए इनका अगर नॉर्मल टैक्स निकालेंगे हम स्लैब रेट के हिसाब से, तो वो आएगा 27,30,000। ठीक है, क्योंकि इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो रही है, इसलिए 15% इन पर सरचार्ज लगेगा। ठीक है, कितने का टोटल बैठ जाएगा इनका 27,30,000 का टैक्स बैठा, और सरचार्ज 15% लगा दो, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी बैठेगी बिना मार्जिन रिलीफ के 31,39,500। ठीक है, उसके बाद अब हमें इनका टैक्स कंप्यूट करना है उस इनकम पे जब इन पे सरचार्ज नहीं लगता, जहाँ तक का, तो 1 करोड़ तक का इन पे सरचार्ज नहीं लगता, तो 1 करोड़ पे हम इनका निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल टैक्स आएगा इनका कितना 27 लाख। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि 1 करोड़ तक का यानी 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से ऊपर पे 15% सरचार्ज है, तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा 15% सरचार्ज लगा लिया। अब क्या है, अब इन्हें हमें करना है कि सरचार्ज इन पे 10% लगता। ठीक है, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ तक की होती, तो अब इनका टोटल निकाल लो टैक्स कितना बैठेगा भाई, सीधा सीधा 1 करोड़ पे निकालें तो 27 लाख का तो टैक्स बैठ गया, और 10% सरचार्ज लगा दो 270, तो 29,70,000 हो गया। ठीक है, टोटल इनकम माइनस लोअर रेट ऑफ जहाँ पे सरचार्ज कम लग रहा था 1 करोड़, तो 1 लाख का ही डिफरेंस है। 1 करोड़ 1 लाख टोटल इनकम है, और
1 करोड़ का रेट है, तो इस पे लगा देते हैं 1 लाख एक्सेस है। तो अब देखिए, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या? टोटल जो हमारी टैक्स कैलकुलेट करा है हमने 1 करोड़ पे, वो और 1 करोड़ का और टोटल इनकम में जो डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, है नहीं। तो 29,70,000 प्लस 1 लाख, 30,70,000 इनका टोटल बैठा। ठीक है। अब आइए, अब टैक्स लाइबिलिटी क्या बैठेगी? 30,70,000 या ये जो हमने पहले कहा था 31,39,000, इन दोनों में जो भी कम होगा। तो जाहिर सी बात है 30,70,000 कम है, तो इस यही हमारा फाइनल रेट है, इस पर सेस लगा देंगे। तो टोटल लाइबिलिटी बैठेगी 31,92,800। तो देखो इनको कितना फ़र्क पड़ गया, 69,500 का बेनिफिट मिल गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है। देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में वरुण जो है 58 ईयर के हैं और इनकी टोटल इनकम जो है 2,01,00,000 है। ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि अगर इन्होंने अपना ऑप्ट आउट करा है, यानी ओल्ड रिजीम में है, ठीक है, वरुण है एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, यानी ऑप्ट आउट करा है इन्होंने न्यू रिजीम से। ठीक है। तो देखते हैं इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल रिलीफ को कंसिडर करते हुए। ठीक है दोस्तों, सरचार्ज के केस में इन क्वेश्चंस में आपको जरूर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है। बहुत कम बच्चे इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, नॉर्मली इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो रही है, तो कितना बैठा टोटल टैक्स बैठा इन पे? 58,42,000 और सरचार्ज लगा दो 25%, तो 73,03,125 इन पे टैक्स बैठा। अब देखो, अगर हम 2 करोड़ पे कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स कितना बैठेगा? 58,12,500 टैक्स बैठा, प्लस सरचार्ज लगा दो 15%। ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर तो 15% है ना, तो यहाँ पे 15% सरचार्ज लगा दो। तो सरचार्ज लग के हमारा टोटल बैठा 66,84,375। अब जो टोटल इनकम है उसमें से 2 करोड़ माइनस कर दो। ठीक है, तो 1 करोड़ आ गया। तो अब जो भी हमारा, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 2 करोड़ पे टैक्स कैलकुलेट करा, इसमें जो डिफरेंस आया है 1 करोड़ का टोटल इनकम का और अप टू 2 करोड़, तो 1 लाख का आया है, तो इसको ऐड कर दो उसमें। तो ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा बैठेगा 67,84,375। अब जो हमने ऊपर टैक्स कैलकुलेट करा था 2 करोड़ 1 लाख पे नॉर्मली विद सरचार्ज, वो कितना बैठा है? वो बैठा है हमारा 73,03,000 इसमें। और जो हमने अब कैलकुलेट करा है 67,84,375, इन दोनों में जो भी कम है, यानी जाहिर सी बात है 67,84,375 कम है, तो इसी पे हम 4% सेस लगा देते हैं दोस्तों, और यही हमारा फाइनल रेट बैठेगा। तो आप देखेंगे 5,18,750 की मार्जिन रिलीफ मिल गई है, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगली लिस्टेशन की तरफ। तो ये है लिस्टेशन नंबर 5। यही वाली लिस्टेशन बहुत अच्छी है। इसमें सीनियर सिटीजन है बंदा, 65 ईयर का एज है और इनकम भी 5,01,00,000। ठीक है, और साथ में इसमें बोल दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों रिजीम के अंदर इसको हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, दोनों रिजीम के अंदर टोटल इनकम दोनों रिजीम में इसकी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा बेनिफिट रहना है इसके लिए। ठीक है, बहुत टैक्स रिजीम में इसका हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसका करते हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में, यानी नए टैक्स में। तो नए में क्या करेंगे, स्लैब रेट से ले इसकी इनकम निकाल लेंगे हम। ठीक है, जैसे भैया सीनियर सिटीजन है, 3 लाख तो टैक्सेबल है ही नहीं, तो अगले 3 से 6 लाख कर दो, तो 15,000। फिर अगले 3 लाख पे 10%, 30,000। फिर अगले 3 लाख पे 15%, 45,000। उसके अगले 3 लाख पे 20%, 60,000। और उसके ऊपर 15 लाख से ऊपर डायरेक्ट 30% लगा देते हैं, तो 1,45,000। ठीक है, तो 1,45,80,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे आते हैं इस पे। हम अब इस पे सरचार्ज लगा देंगे, जैसी बात है 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% सरचार्ज लगेगा, लगा दो 25% सरचार्ज, तो 1,84,12,500 की टैक्स लाइबिलिटी आई, प्लस एजुकेशन सेस लगा दो इस पर 7,36,500 का, तो 1,91,49,49
कि टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आते हैं। टोटल कितना निकला हमारा, ये ऑल टैक्स रिजीम में आए तो हमारा टोटल टैक्स निकला 2,03,03,800। ठीक है। प्लस हम 5 करोड़ पे अगर टैक्स निकालते विद सरचार्ज तो कितना बैठता, देखिए 1,48,10,000 तो टैक्स बैठा 5 करोड़ के ऊपर ही। ठीक है। और इस पे सरचार्ज लगा दो कितना, 25%। ठीक है। तो 37,000, 37,02,500 हो गया। टोटल बैठा 1,85,12,500। डिफरेंस क्या है 5 करोड़ और उसमें, खाली 1 लाख का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस प्लस जो हमने टैक्स कैलकुलेट करा है 5 करोड़ पे वो ऐड कर दो, 1,86,12,500 आ गया। इसी पे हम जो लोअर है, जाहिर सी बात है यही लोअर है, वो तो 2,03,00,000 आ रहा था, ये आ रहा है 1,86,12,500। इसी पे एजुकेशन सेस लगा दो तो टोटल 17 लाख की रिलीफ मिल गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेजिस्लेशन की तरफ चलते हैं, लेजिस्लेशन नंबर 6। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लासिक इलस्ट्रेशन है इसका बहुत ध्यान रखना। इसमें हमें मार्जिनल रिलीफ का ध्यान रखते हुए डोमेस्टिक कंपनी का इनकम निकालनी है। ठीक है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। तो देखिए इसमें बोला है कंप्यूट द मार्जिन रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है, उसकी टोटल इनकम एज्यूम करनी है 1,01,00,000। असेसमेंट है 24-25 के लिए, और इनकम के अंदर कोई भी कैपिटल गेंस नहीं है। ठीक है। तो और ये कंपनी जो है कोई भी कंसेशन रेट ऑफ टैक्स एडॉप्ट नहीं कर रही है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर में इसका जो प्रीवियस ईयर 21-22 में जो इसका ग्रोस एसेट थी 402 करोड़ थी, यानी मोर देन 400 करोड़ थी, इसका ध्यान रखना। ठीक है। तो दोस्तों इसका सिंपल है, तो हम टैक्स निकालेंगे 30% टैक्स हो गया, प्लस सरचार्ज कर देंगे इसका हम कितने परसेंट, 7%। भाई 30% तो टैक्स रेट है और 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो जाहिर सी बात है 7% सरचार्ज भी लगा देंगे इसका हम। तो जो टोटल इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बैठेगी वो बैठेगी 32,42,100। ओके। उसके बाद अब मार्जिन रिलीफ के टाइम पे हम इसका चेक करेंगे कि 1 करोड़ पे कितना टैक्स बैठेगा इसका, 1 करोड़ पे कितना टैक्स बैठेगा अगर हम निकालते हैं। ठीक है। तो 1 करोड़ इनकम है तो उसमें निकाल देंगे हम, टैक्स बैठेगा कितना, 30 लाख, प्लस 1 करोड़ और 30 लाख का, 1 करोड़ और 1,01,00,000 का डिफरेंस निकालो तो 1 लाख। तो जो हमने टैक्स निकाला है 30 लाख प्लस 1 लाख का जो डिफरेंस है 1 करोड़ में और 1,01,00,000 में, तो 31 लाख होगा। ठीक है। तो अब कंप्यूट कर लेंगे कि जो कम होगा उसी पे हम चार्ज कर लेंगे मार्जिन रिलीफ। ठीक है। तो हमने नॉर्मल टैक्स निकाला 32,42,100 और इस पे हमारा जो 31 लाख आ रहा है ये, तो मार्जिन रिलीफ हमारी निकल के आ जाएगी दोस्तों कितनी वो। ठीक है। तो इसी पे हम सरचार्ज लगा देंगे, ऐसी बात है। ठीक है। 31 लाख हमारा नॉर्मल टैक्स रेट लगाएंगे, उस पर चार्ज लगा देंगे, तो मार्जिन रिलीफ 1,42,100 निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन हैं। ठीक है। देखिए ये इलस्ट्रेशन हैं, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हमें मार्जिन रिलीफ के साथ टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है वाई लिमिटेड की टोटल इनकम जो है असेसमेंट है 24-25 के लिए 10,01,00,000 है, यानी 10 करोड़ को एक्सीड कर रही है। तो इस पे सरचार्ज का रेट कितना होता है, इस पे सरचार्ज का रेट 12% होता है अगर 10 करोड़ को एक्सीड कर रही है। ठीक है। तो कैपिटल गेंस इसके कुछ है नहीं, तो हम इसका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए, और इसकी प्रीवियस जो है 21 और 22 की इनकम 400 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसको कोई रिबेट टैक्स में वैसे भी मिलेगी। ठीक है। देखिए दोस्तों
टोटल 10 करोड़ 1 लाख पे जो टैक्स बैठेगा वो बैठेगा 30% प्लस 12% सरचार्ज लगा दो, कितना बैठा 3 करोड़ 36 लाख 33,600। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम 10 करोड़ पे निकालेंगे, 10 करोड़ पे टैक्स निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे 10 करोड़ पे, 30% टैक्स प्लस सरचार्ज 7%, तो 32.10% आ गया। ठीक है दोस्तों, 32% ये आ गया, तो ये निकाल देंगे। ठीक है, प्लस ये हमारा टैक्स आया निकल के कितना, 10 करोड़ पे बैठेगा हमारा 32.10% के हिसाब से, यानी 30% प्लस 7%, तो ये बैठेगा 3 करोड़ 21 लाख। अब 10 करोड़ में और उसमें कितना डिफरेंस है टोटल इनकम में, टोटल इनकम माइनस 10 करोड़ कर दो तो 1 लाख का डिफरेंस है। तो इसको हम कर देंगे, टोटल बैठेगा हमारा जब निकालेंगे 3 करोड़ 21 लाख प्लस 1 लाख, जो डिफरेंस हमारा इनकम का निकला है 1 करोड़ में, 10 करोड़ में और 1 लाख में, तो 3 करोड़ 22 लाख। ठीक है, तो इनमें जो भी कम है भाई 3 करोड़ 36 लाख प्लस 3 करोड़ 22 लाख, तो 3 करोड़ 22 लाख को हम लेके चलेंगे, प्लस इसी में हम लगा देंगे 4% सरचार्ज। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर इसका एकदम करेक्ट आ गया इस हिसाब से। अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं ये दोनों, तो अपने हाथ से ज़रूर एक बार निकालें। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 33.6 कैसे बैठ रहा है। ठीक है, 30% प्लस 12% सरचार्ज आ जाएगा, ऐसे आप निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, आगे आइए, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, को इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो इस पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में दिया गया है कि मिस्टर महेश जिनकी एज 32 ईयर्स और इंडियन रेसिडेंट हैं, तो इनकी टोटल इनकम दी हुई है कितनी, 6,50,000। ठीक है दोस्तों, तो 6,50,000 है, और इन्होंने ऑप्ट किया है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कौन सा रिजीम बताइए, न्यू रिजीम। तो आपको पता है कि न्यू रिजीम में तो क्या है, देखिए टोटल टैक्स ऑन, अगर 650 पे अगर हमने टैक्स निकाला, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 6.5 लाख तक को तो कोई टैक्स है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने कहा कि इस पर कोई टैक्स बैठेगा ही नहीं भाई, टोटल 7 लाख तक कोई जनरली टैक्स होता ही नहीं है, तो 6.5 लाख पे कोई टैक्स बैठेगा नहीं। लेकिन ये हमें कंप्लीट कैसे करना है, देखिए 6 लाख तक नो टैक्स, ठीक है, फिर ये जो हमारा 50,000 है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 3 6 लाख, ठीक है, तो टैक्स रिजीम क्या है 5 लाख तक, दोस्तों गलती हो गई है, तो इसमें हम टैक्स रेट ऐसे निकालेंगे कि जो हमारा नॉर्मल टैक्स रेट है, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, अगले 3 लाख तक कितने परसेंट है, अगले 3 लाख तक है 10% टैक्स। ठीक है, तो उस पर आया 50,000, ठीक है, प्लस 15%।